हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2001 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म फ्रॉम हेल की, जिसे डायरेक्ट किया है ह्यूजेस ब्रदर्स ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 6.8 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत होती है 1888 में कुछ लाइन्स के साथ, जिसमें लिखा था कि जब भविष्य के लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो मुझे इस नए भविष्य का निर्माता कहेंगे। हमें 1888 के लंदन में एक रेड लाइट एरिया दिखाया जाता है, जहां मैकविन नाम का एक बंदा एक मैरी नाम की प्रोस्टिट्यूट को तंग करता है और उसे अपने अंडर काम करने के लिए कहता है। अगली सुबह मैरी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बातें कर रही होती है कि तभी उनके पास उनकी पुरानी सहेली एन आती है, जिससे एक अमीर पेंटर को प्यार हो गया था और उसने उससे शादी कर ली थी। पेंटर का नाम एल्बर्ट था, जो कि आज इस शहर में कुछ काम के सिलसिले में आया है। इसलिए एन अपनी बेबी गर्ल एलिस को मैरी को एक दिन देखभाल के लिए दे देती है, लेकिन मैरी उसे बताती है कि मैकविन उनके पीछे पड़ा है क्योंकि वो हमें अपने अंडर काम करवाना चाहता है ताकि वो कमीशन ले सके, इसलिए वो इस बच्चे को नहीं रख सकती। लेकिन एन उनसे ये प्रॉमिस करती है कि वो एल्बर्ट से तुम्हें कुछ पैसे दिलवा देगी जिससे तुम कमीशन के तौर पर उनको दे देना, जिस पर मैरी मान जाती है और एलिस को अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद पुलिस एल्बर्ट और एन जहाँ रुके हुए थी वहाँ आकर उन्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं, जिसे मैरी भी देख लेती है। वहीं फिर रात को मैरी को उस बच्चे के लिए फिक्र होने लगती है क्योंकि उनके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैरी की एक सहेली कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए जाने लगती है, लेकिन बीच में ही अचानक कोई उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर्जन पीटर इंस्पेक्टर फेडरिक के पास जाता है, जो क्राइम सीन को देखकर ही वहाँ एक सिचुएशन बता देने में एक्सपर्ट था। उसके पास एक शक्ति थी जिसमें उसे भविष्य में होने वाली कुछ चीजों का पता लग जाता था। उसकी शराब की लत की वजह से वो अक्सर क्लब में ही पाया जाता था, इसलिए सार्जेंट उसे वहाँ लेने आता है। वहाँ से वो उसे केस के बारे में बात करता है और उसे जहाँ मैरी की सहेली का पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ लेकर जाता है। वहाँ वो इतनी बुरी हालत में थी कि डॉक्टर को भी उसे देखकर वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि उसको मार कर किलर ने उसके प्राइवेट पार्ट्स तक निकाल लिए थे। वहीं हमें एक मशहूर जाने माने सर्जन डॉक्टर विलियम को दिखाया जाता है, जिसने एक मेथड ढूंढ लिया था लोगों के पागलपन को दूर करने के लिए, और वो एक्सपेरिमेंट एक नए मरीज पर करेंगे। बहुत सारे लोग उस ऑपरेशन को देखने वहां आते हैं और पेशेंट को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि एन ही थी, जिसको उसके वॉयलेंस नेचर की बीमारी के नाम देकर उस हॉस्पिटल में ले जाया गया था। डॉक्टर उसको बेहोश कर सर पर अपने औजारों का यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरी की बाकी सहेली एक क्लब में बैठी होती है, जहां वो मार्था के बारे में कुछ बातें करती हैं। उन सबको ये मैकविन का काम लगता है क्योंकि मैकविन ही एक था जो उनको तंग करता था। वहीं मैरी की एक सहेली पॉली को एक क्लाइंट मिल जाता है, लेकिन उसके पैसे देने की बात वहाँ मैकविन आ जाता है और उसके आधे पैसे छीन कर उसे धमकी दे चला जाता है, जिससे वो बहुत उदास सी हो जाती है। रास्ते में उसे एक कूड़ा खाड़ी में आदमी दिखता है जो उसे ग्रेप्स का लालच देकर उसे अपने साथ बैठा ले जाता है। थोड़ी देर चलने पर वो आदमी उसे भी मार देता है। जब पुलिस उसकी लाश देखती है तो वहाँ इंस्पेक्टर फेडरिक को बुलाया जाता है, जहाँ वो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करता है और आसपास ग्रेप्स की डंडियों को देखता है। उसे भी सेम वे में मारा गया था जिस वे में मार्था को मारा गया था। वो उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए जाता है, जहाँ वो ये पता करता है कि पहले किलर ने उसका गला काटा था और फिर उसकी चेस्ट पर चाकू मारा और उसके पेट को खोलकर आते बाहर निकाल दी। इसी बात को बताने के लिए वो अपने सीरियल चार्ल्स के पास जाता है और उसे बताता है कि ये काम एक पढ़े लिखे सर्जन ने किया है, क्योंकि इतनी बारीकी से तो सर्जरी ब्लेड चलाना और एक एक करके ऑर्गन्स को निकालना किसी सर्जन का ही काम है। वो उसे ग्रेप्स के बारे में भी बताता है क्योंकि ग्रेप्स को कोई गरीब इंसान नहीं खरीद सकता क्योंकि वो महंगे होते हैं, इसलिए उसका किलर कोई अमीर आदमी ही है। लेकिन उसका सीनियर उनकी इन बातों को बेकार की बातें बताकर उसे केस को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कहता है। वहीं सबको ये लगने लगता है कि जेस ने ये काम किया है, इसलिए वो लोग वहाँ जेस के खिलाफ रैली निकालने लगते हैं, जिससे सभी जेस को अपने घरों में कैद होना पड़ता है। वहीं इंस्पेक्टर फेडरिक उदास हो अपने घर में शराब पीकर वहीं अपनी वाइफ को याद करता है। वहाँ अगले दिन मैरी अपनी सहेली
सहेली के साथ पॉली के फ्यूनरल पर जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर फेड्रिक भी वहाँ आता है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करता है। लेकिन सब लोग वहाँ से उसे इग्नोर करके चली जाती हैं क्योंकि उन्हें मैकविन का डर था। लेकिन मैरी को इंस्पेक्टर फेड्रिक वहाँ रोककर पूछताछ करता है, जिस पर वो उससे बताती है कि ये काम जरूर मैकविन का ही है। इंस्पेक्टर फेड्रिक उससे कहता है कि उसके पास मैकविन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिस वजह से उसे मैरी की हेल्प चाहिए सबूत इकट्ठा करने में। लेकिन मैरी भी वहाँ से कुछ बताए बिना चली जाती है। वही मैरी रात को अपनी सहेली को अपने बारे में और बातें बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ मर गई थी, जिस वजह से उसे ये सब काम करना पड़ा। तभी वहाँ लैंडलॉर्ड उसकी सहेलियों से बहुत बुरी तरह से बात करके उन्हें भगा देते हैं क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं दिया था। वहीं किलर भी अपना एक और शिकार खोजने में निकल जाता है और वो मैरी की एक और सहेली को झूठ उसको भी बुरी तरह से मार देता है। अगले दिन इंस्पेक्टर फेड्रिक उसकी जांच करने के लिए आता है और उसे भी वही सेम वे में मरा पाता है। उसके पास भी ग्रेप्स पड़े थे, जिससे वो समझ जाता है कि ये किलिंग किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि एक तरह का रिचुअल है। फिर वो अपने सीनियर चार्ल्स से जाकर मिलता है, जिसे वो यहाँ के सर्जन से मिलने के लिए कहता है क्योंकि जिस वे में किलिंग थी वो एक प्रोफेशनल सर्जन ही कर सकता है। लेकिन चार्ल्स उसकी इस बात को भी मना कर देता है, ये कहकर कि अगर प्रेस में ये खबर फैल गई तो बेकार में ही हंगामा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ एक शो चल रहा था जिसमें जॉन मैरिक नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी सर्जर्स ने उसे बेहतर खड़ा होने लायक बना दिया था। वहाँ एन का पति एल्बर्ट भी आया हुआ था। शो के बाद इंस्पेक्टर फेड्रिक डॉक्टर फेरल से मिलता है, जहाँ वो उसे इस केस में हेल्प मांगता है क्योंकि वो लंदन के बेस्ट यंग सर्जन था। लेकिन डॉक्टर फेड्रिक उसकी बात को इग्नोर करके अपनी दूसरी ही बात शुरू कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर विलियम आ जाता है, जो उसकी हेल्प करने को राजी हो उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर फेड्रिक उसे उस हथियार की ड्राइंग बनाकर दिखाता है जिससे उन लड़कियों को मारा गया था। वो उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखाता है। डॉक्टर विलियम रिपोर्ट और उस ड्राइंग को देखता है, जिस पर वो उसे कहता है कि ये ब्लेड सर्जरी में यूज होता है और उसे ऐसे और भी कई ब्लेड्स दिखाता है जिससे किलर ने उन लड़कियों को मारा था। वहीं एल्बर्ट उस रेड लाइट एरिया में हमें घूमता हुआ दिखाया जाता है और उसके बाद वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है, जिसका ड्राइवर वही किलर का साथी था जिसने बाकी किलिंग्स में किलर का साथ दिया था। डॉक्टर विलियम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से मिलता है, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि विक्टोरिया का पोता बहुत बीमार है, जिसका इलाज डॉक्टर विलियम कर रहे हैं। डॉक्टर विलियम उससे किसी बात की चिंता ना करते हुए कहते हैं कि वो उसके पोते को ठीक कर देंगे। वहीं इंस्पेक्टर फेड्रिक मैप में एक जगह पर निशान बनाता है, जहां से पूर्वाभास होता है कि यहाँ इस जगह किलर अगली किलिंग करेगा। वो वहाँ पर अपने पुलिस वालों को डबल शिफ्ट करने के लिए कहता है। वहीं वो ड्राइवर जो किलर का साथ देता था, वो किलर से ये सब बंद करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि पुलिस उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन किलर उससे मैनिपुलेट करने लगता है और उसे कहता है कि हम लोग हेल में हैं, जिससे हमें ये सब काम करना ही होगा। वहीं इंस्पेक्टर फेड्रिक मैरी से मिलता है, जहां वो उसे उसकी सहेली की किलिंग के बारे में पूछताछ करता है, जिसमें वो उन लोगों का हुलिया उसे बताती है जिन्होंने उस दिन एन को उसके घर में से अगवा किया था। और फिर इंस्पेक्टर फेड्रिक कहता है कि तुम्हें मैकविन के खिलाफ कुछ गवाही नहीं देनी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो उसके आदमी तुम्हें मार डालेंगे। वहीं वो दोनों और भी बातें करते हैं, जिसपे इंस्पेक्टर फेड्रिक उसे बताता है कि उसको एक पूर्वाभास हुआ था जिसमें बहुत जल्द ही मैरी अपने गांव में समुद्र के किनारे एक छोटी से घर में बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रही होगी। फिर वो सर्जन के पास उस हुलिये की बात करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बैन किडनी नाम का बहुत बड़ा अफसर है। सर्जन उसे बैन किडनी से दूर रहने की बात कहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था। वहीं फिर वो बैन किडनी के ऑफिस में जाकर वहाँ छानबीन करने लगता है और सर्जेंट ऑफिस के बाहर पहरा देता है। वो उसके ऑफिस में एंड से जुड़ी फाइल्स को देखने लगता है और तभी वहाँ पर बैन किडनी आने लगता है, जिससे बाहर सर्जेंट उस पर एक बारूद से भरा ड्रम में आग लगाकर उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे बैन किडनी के बॉडीगार्ड उसको बचाने में लग जाते हैं और मौका पाकर इंस्पेक्टर फेड्रिक वहाँ से भाग जाता है। वहीं फिर अगले दिन इंस्पेक्टर फेड्रिक मैरी को लेकर एन के पास जाता है, जहाँ एन पागलों की तरह मेंटल हॉस्पिटल में बंद थी। वहाँ मैरी एन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एन उससे नहीं मिलना चाहती और उसे चले जाने के लिए कहती है। मैरी
मैरी उसे उसकी खोई हुई बेटी को वापस ढूंढ लाने का वादा करती है और चली जाती है। उसके बाद बाहर जाकर इंस्पेक्टर फ्रेडरिक मैरी से एन और उसके पति के बारे में पूछता है कि वो कैसे मिले थे। मैरी उसे बताती है कि एल्बर्ट पहले हमारी तस्वीर बनाने के बदले हमें पैसे देता था और फिर उसे एन पसंद आ गई और उनकी शादी एक कैथोलिक चर्च में हुई थी। मैरी उससे एन की बेटी एलिस के बारे में पूछती है कि उसका बैन किडनी के लोगों ने क्या किया है आखिर, लेकिन इंस्पेक्टर फ्रेडरिक उससे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना चाहता था। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक उसे अपने बारे में भी बताता है कि कुछ साल पहले उसकी वाइफ की डिलीवरी के समय डेथ हो गई थी, जिसमें उसके होने वाला बच्चा भी मर गया था। बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों आर्ट गैलरी में घूमने जाते हैं जहाँ मैरी को एल्बर्ट की एक पेंटिंग दिखती है, जहाँ उसके नीचे उसका पुराना नाम लिखा देखकर वो समझ जाती है कि वो पेंटर होने के साथ साथ वहाँ का राजकुमार भी था। वहीं पर इंस्पेक्टर फ्रेडरिक डॉक्टर विलियम से मिलने जाता है और उसके पास वो डॉक्टर फेरर को भी देखता है। डॉक्टर फेरर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक नहीं मानता तो डॉक्टर विलियम उससे मिलते हैं। डॉक्टर विलियम और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि एल्बर्ट विक्टोरिया का ही पोता है और विलियम एल्बर्ट का ही इलाज कई सालों से कर रहे हैं। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक जब इन सभी किलिंग्स पर एल्बर्ट पर शक करता है तो विलियम उसे कहता है कि एल्बर्ट को वो कई सालों से जानता है। वो खुद एक बीमार आदमी है जिसकी वजह से वो इतनी बारीकी से ऐसी किलिंग कर ही नहीं सकता है। वही हमें डॉक्टर फेरर ब्रेड किडनी को दिखाते हैं जो कई रिचुअल्स टाइप एल्बर्ट पर कर रहे थे। अगले दिन जब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक और सर्जेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उसी दौरान एक लेटर दिखता है जो किलर ने इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को भेजा था। उसके साथ एक किडनी भी थी जिसका आधा भाग तो किलर ने खा लिया था और आधा भाग इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को भेज दिया था। जब वो लेटर पे एड्रेस देखते हैं तो वहाँ से फ्रॉम हेल लिखा था। इसके बाद इंस्पेक्टर फ्रेडरिक मैरी से मिलता है और उसे उस गैंग के बारे में टेंशन ना लेने को कहता है। मैरी को उस बेबी गर्ल के पूछने पर इंस्पेक्टर फ्रेडरिक उसे बताता है कि वो बेबी को इस केस के खत्म होने की बाद ही बाहर निकालेगा और फिर मैरी को कुछ पैसे देकर उसे 3 दिन तक के लिए अपनी सहेलियों के साथ यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। मैरी अपनी सहेलियों के साथ पास ही शहर में कमरा लेकर छुप जाती है। उस कमरे में उसकी सहेली लीज एक लड़की को अपने साथ लाई होती है जिसे किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है, जिस बीच उनकी खिड़की का कांच टूट जाता है और लीज गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है। वहीं इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि बैन किडनी अफसर बनने से पहले मिलिट्री में एक सर्जन था। वो इस बारे में सार्जेंट से डिस्कस करता है और जब सार्जेंट उससे पूछता है कि तुम्हारा बैन किडनी पर शक क्यों जा रहा है, तब इंस्पेक्टर उसे बताता है कि एल्बर्ट और एन की बेटी अब इंग्लैंड की वारिस है। एन जैसी लड़की की संतान लंदन की अगर वारिस बनी तो पूरे देश में विरोध हो जाएगा, इसलिए उसने ही एन को किडनैप किया होगा और एन की उन सहेलियों को भी मार दिया होगा जो इस शादी में गई थी, ताकि कोई सबूत बाकी ही ना रह सके। वहीं किलर भी अपना अगला शिकार ढूंढ लेता है और लीज को बहाने से अपने साथ ले जाता है। किलर और उसका ड्राइवर दोनों मिलकर उसको भी वहीं मार डालते हैं। वो उसके ऑर्गन्स को काटते इससे पहले ही वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ आता है और उसे भी उसी सेम वे में वहाँ पर मरा हुआ पाता है, लेकिन इस बार उनके ऑर्गन्स सही थे, जिससे उसे ये लगता है कि किलर आज एक और मर्डर करेगा क्योंकि वो उसके ऑर्गन्स नहीं ले पाया। वहीं लीज को ढूंढते हुए मैरी की एक और सहेली उस कमरे से बाहर निकल उसे ढूंढने लगती है और उसे भी किलर फिर मौका पाकर मार डालता है। वहीं इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को अपनी पूर्वाभास की शक्ति से पता चलता है कि आसपास कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से वो तेजी से उस जगह भागने लगता है, लेकिन रास्ते में बैन किडनी उसे पकड़कर उसे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत धमकाता है और उसे पीट कर वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रेडरिक उठकर जल्दी से क्राइम सीन पर जाता है जहाँ उसे उसकी लाश मिलती है और वहाँ दीवार पर किलर ने ये भी लिखा था कि जेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं उसके सीनियर चार्ल्स भी वहाँ पर आता है जो उसे इसको मिटाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेडरिक ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर उसने इस एविडेंस को मिटा दिया तो पूरे देश में जेस के ऊपर हमला होना शुरू हो जाएगा। चार्ल्स की बात ना मानने के लिए चार्ल्स इंस्पेक्टर फ्रेडरिक को नौकरी से निकाल देता है और इस सब से परेशान होकर चार्ल्स फिर अपने घर शराब पीने लगता है। वहीं उसे फिर से पूर्वाभास होता है कि किलर इस बार मैरी को मार रहा है। मैरी को इंस्पेक्टर फ्रेडरिक का लेटर और कुछ पैसे मिलते हैं जो उसने एक शॉपकीपर्स के हाथों उसके लिए
भिजवाए थे। लेकिन इसी बीच किलर के ड्राइवर को मैरी दिख जाती है और उससे ये पता चल जाता है कि मैरी कहाँ छुपी हुई है। वह इंस्पेक्टर लाइब्रेरी में जब बाइबल के अंदर इमाम आफिम के बारे में पढ़ता है तो वो अपने स्टडी के तुरंत बाद डॉक्टर विलियम के पास जाता है। डॉक्टर विलियम के घर की बाहर उसे बेन किडनी भी दिखता है और उसे बाइबल के अंदर इमाम आफिम के बारे में बताता है कि उसने कुछ प्राइवेट एजेंसीज बनाई हैं जिसको खतरा समझ उसने इमाम का मर्डर कर दिया था और अब शायद ये किलर उसी प्राइवेट एजेंसी का कोई आदमी है जो विक्टोरिया के लिए काम कर उसकी शादी में आने वाली उन सभी एन की सहेलियों को मार रहा है। वो उसे मैरी के बारे में बताता है कि मैरी अभी जिंदा है और वो उसे किसी भी कीमत पर किलर से बचा कर रहेगा। वहीं फिर इंस्पेक्टर फेडरिक डॉक्टर विलियम से पूछता है कि तुम भी विक्टोरिया के यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हो, क्या विक्टोरिया ने तुम्हें भी ऑफर दिया है उसकी शादी का सबूत मिटाने का? जिस पर डॉक्टर विलियम बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे बताता है कि विक्टोरिया के इस ऑफर की वजह से ही मैं उससे मिलता था। वो उसे अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि असल में किलर वही है और वो चार्ल्स और डॉक्टर फेरल इस प्राइवेट एजेंसी का हिस्सा हैं और ये सब विक्टोरिया के कहने पर ही उन्होंने किया था। इंस्पेक्टर फेडरिक अपने गन से उसे अरेस्ट करने जाता है लेकिन इस बीच बेन किडनी पीछे से आ उसे घायल कर देता है। डॉक्टर विलियम मैरी को मारने के लिए चले जाते हैं और डॉक्टर फेरल और बेन किडनी इंस्पेक्टर फेडरिक को अपने संग बंदी बना घोड़े पे ले जाने लगता है। वो उसे पॉइजन वाला इंजेक्शन देने लगता है लेकिन इंस्पेक्टर उनसे हाथापाई करने लगता है जिससे इंजेक्शन डॉक्टर फेरल को ही लग जाता है और बेन किडनी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। इंस्पेक्टर फेडरिक तुरंत ही मैरी के पास जाने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचता डॉक्टर विलियम मैरी को मार चुके थे। वहाँ बाकी पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जिनके साथ चार्ल्स भी था। वो अकेले में चार्ल्स को लेकर धमकाता है और उससे पूछता है कि अब विलियम उसे कहाँ मिलेगा, लेकिन चार्ल्स उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे उल्टा धमका कर कहता है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो अच्छा नहीं होगा। वो फेडरिक को फिर से इंचार्ज बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो अंदर जाकर लाश को देखता है जिसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसे उसके बालों को देखकर पता चल जाता है कि ये मैरी नहीं है। असल में वो मैरी नहीं बल्कि लीज की सहेली थी जिसे लीज अपने साथ लाई थी। वो फिर उस शॉपकीपर के पास जाता है जो उसे पैसे और लेटर देता था। वहाँ पर उससे मैरी का लेटर मिलता है जो वो इंस्पेक्टर फेडरिक के लिए छोड़ गई थी। उसमें लिखा था कि वो अब अपने पुराने गांव में ही जा रही है जो समुद्र के पास था। उसने एलिस का पता लगा लिया है और उसे ऑर्फनेज से ले लिया और वो अब उसे पालेगी। वो उसे अपना एड्रेस भी देती है और इंस्पेक्टर फेडरिक को अपने पास आने के लिए कहती है। वहीं भी हमें महारानी विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो लॉर्ड हेल्शाम से बात कर रही थी कि हमने डॉक्टर विलियम को हायर इसलिए किया था ताकि राजगद्दी पर आए हुए इस संकट को दूर कर सके, ना कि अपने किसी रिचुअल में उनके ऑर्गन्स का यूज करे। लॉर्ड हेल्शाम उस प्राइवेट एजेंसी का लीडर था। वहीं लॉर्ड उससे इसकी माफी मांगता है लेकिन ये भी बताता है कि अब आपका काम पूरा हो गया है और अब सब सबूत मिट चुके हैं और इस बात के लिए महारानी उनके प्रति ग्रेटफुल होती है। वहीं पुलिस सर विलियम को पकड़ लेती है और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है लेकिन वो उनसे अपने इस अपराध के लिए माफी नहीं मांगता बल्कि ये कहता है कि उसने जो किया सही किया, जिससे कोर्ट उसे मेंटल केस समझकर उस पर वही सर्जरी मेथड जो उसने डिस्कवर किया था उसे परफॉर्म करने का आदेश देती है। डॉक्टर फेरल उसके ऊपर उसी मेथड का यूज करता है और फिर उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर देता है जिसमें एन को किया गया था। इंस्पेक्टर फेडरिक सार्जेंट से बात करता है और मैरी के पास ना जाने का डिसाइड करता है क्योंकि प्राइवेट एजेंसी के लोग मैरी को मरा हुआ समझते हैं और अगर जब मैं यहाँ से इस तरह से गायब हो गया तो वो मैरी के बारे में जान ही जाएंगे और उसकी जान को फिर से खतरा बन जाएगा। फिर हम वही कुछ साल बाद मैरी को देखते हैं जो अपने गांव में उस बेबी गर्ल को अब बड़ी हो चुकी है उसके साथ खेल रही थी और वो उसे अपनी मदर कहकर बुला रही थी। इस बात का पूर्वाभास इंस्पेक्टर फेडरिक को भी हो चुका होता है। जब सार्जेंट इंस्पेक्टर फेडरिक को उठाने उसके घर जाता है तो वो नहीं उठता। वो उसका हाथ चेक करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर फेडरिक मर चुका है। उसके हाथ में वो 2 सिक्कों को देखता है जिससे ये पता चलता है कि उसने मैरी की याद में ही सुसाइड किया है। ये सिक्के क्रिश्चियंस लोग मरते वक्त अपनी आंखों पर रखते हैं ताकि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वो इन सिक्कों के बदले उनकी आत्मा को स्वर्ग तक ले जा सके। सार्जेंट उन सिक्कों को उठा उसकी आंखों पर रख देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे मुझे पता चल सके कि लास्ट तक मूवी को
किसने देखा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।